सभी आत्मीय भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं एक राज्य में एक बार चोरी हुई और चोरी हुई तो चोर को पकड़ने के लिए प्रयास किए गए। चोर पकड़ा भी गया और पकड़ के राज दरबार में पेश किया गया। उसको लाया गया राजा के समक्ष और उसको सबूतों के आधार पर चोर घोषित करते उसको वहाँ के दंड विधान के अनुसार फांसी की सज़ा सुनाई गई या आपको इतने दिन बाद फांसी दी जाएगी। अब समय गुजरने लगा। समय बीतते बीतते फांसी के 2-4 दिन पहले सैनिक उसके पास गए और कहा, भैया अब तुम्हारा समय लगभग पास आ गया है, अब तुमको फांसी दी जाने वाली है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, तो हम कोशिश करें कि उसको पूरा कर दें, बाकी तुम्हें फांसी तो देना ही है, मरना ही है। उसने कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, जो आया हो तो जाएगा, पर यदि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कोई बड़ी इच्छा तो नहीं है, पर एक बार हमारे इस देश के राजा से मिलना चाहता हूँ, अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा करा पाओ तो बड़ा अच्छा होगा। सैनिकों ने ये बात राजा तक पहुँचाई। राजा बड़ा दयालु था। उन्होंने सोचा कि भाई कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करना ही चाहिए। राजा खुद उससे मिलने कारागार में चले गए और जेल खाने में उससे भेंट हुई। उसने राजा को दंडवत प्रणाम किया, महाराज मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए, और चूँकि मेरी फांसी की जो सज़ा है वो भी होने वाली है और मेरे को इसका कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को आज नहीं कल मरना ही है। दुनिया में जो आया हो तो मरेगा ही मरेगा। जो भी जन्म लेता है उसको धरती पर आखिरी में मौत को वर्ण करना ही होता है। तो निश्चित ही हो सकता है मेरी मृत्यु आ गई हो, पर एक बात का दुख है मुझे। बोले क्या? बोले मेरे पास एक विद्या है और वो विद्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। राजा ने पूछा, भाई कौन सी विद्या है तेरे पास? उसने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं सोना उगा सकता हूँ खेत में। सोना उगाने की विद्या मेरे पास है, और अब मेरा दुख ये है कि मैं मर जाऊँगा तो वो विद्या मेरे साथ ही मर जाएगी। राजा ने कहा, भैया तेरे पास इतनी बढ़िया विद्या है तो तू क्यों ना हमको उसको सिखा। तेरी फांसी अभी हम स्थगित कर देते हैं, जब तू विद्या सिखा देगा तब तेरे को फांसी दी जाएगी। चोर ने कहा ठीक है, उसके लिए खेत का निर्धारण हो। एक अच्छा सा खेत देखा गया और उसके अनुसार उसको 1 महीने का समय लिया कि भाई इसमें जो है बोना है, लेकिन इसमें 1 महीने तक हलाई जुताई और जो भी विभिन्न प्रकार की उसकी भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। नित्य प्रति उसमें हलाई बकरई जुताई वो रोज़ होती थी, क्योंकि उसने कहा था भाई इस तरीके से अपने काम करना है, तो ये क्रम चलता था। राजा खुद भी इस पर ज़्यादा रुचि लेते थे। 1-2 दिन में उस खेत में जाते और देख रेख करते। वहाँ के जो मंत्री थे, सेनापति, सारे उस खेत की ओर आकर्षण का केंद्र बन गए। यहाँ तक कि पूरे राज्य के लोगों के भी मन में आया कि भाई इस खेत में अब सोना उगाया जाएगा। और ऐसे करते करते 1 माह पूरा बीत गया। अब उस राजा ने चोर को कहा, भैया अब समय हो गया है, चलो आज मतलब अब आप महीना पूरा होगा जिसमें अपन बीज बोएं। तो उस चोर ने सबको खड़ा कर दिया और अपनी जेब से कुछ विशेष प्रकार के बीज निकाले। उसका नाम स्वर्णलता उसने रखा था। और बीज निकाले और सबको कहा। सबसे पहले तो उसने वहाँ जो खड़ी थी प्रजा जो आई थी उनसे कहा कि भाई यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो एक काम करें, आगे आ जाएं और मैं उनको बीज दूंगा
और वो इस खेत में चोपेंगे तो सारे भी उग जाएगा और भविष्य में उन वृक्षों से स्वर्ण पैदा होगा, स्वर्ण देगी ये। तो सभी खुश हो गए, सभी ले लिए बीज। अब बीज जैसे लिए, उसने दूसरी शर्त कहा कि भाई ये चोपना आपको, लेकिन एक शर्त है, ये बीज जब चोपे जाएं तो उस व्यक्ति के हाथ से चोपे जाएं जिनने कभी चोरी न की हो, तभी ये स्वर्ण देगी। नहीं तो चोरी करने वाले हाथ से चोपा गया बीज कभी भी सोना नहीं उगेगा, सोना नहीं निकलेगा। अब सारे लोग स्तब्ध रह गए। प्रजाजन जो थी वो तो धीरे धीरे सब गायब होने लगी। उन्होंने कहा साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरी तो कर ही लेता है, कुछ भी चुराया हो लेकिन चोरी न की हो जीवन में कभी भी, तभी उसके हाथ से स्वर्ण के बीज पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे और सोना निकलेगा। प्रजाजन तो पीछे हट गए। अब उसने मंत्री परिषद और दरबार के लोगों का हाथ में दिए कि साहब आप आगे आए। तो उसमें से सारे मंत्री परिषद भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा साहब जीवन में कोई ना कोई चोरी तो हर आदमी करता है, किसी न किसी रूप में, छोटी बड़ी, घर परिवार समाज, जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं योग आता है कि छोटी मोटी चोरी सामान्य तय कर लेता है, लेकिन चोरी न की हो उसी के हाथ से पल्लवित होंगे। अब वो युवक जो जिसको चोर निर्धारित किया था, जो स्वर्णलता के बीज हाथ में रखे थे, वो राजा के पास पहुंचा। उन्होंने कहा राजा साहब आप करिए। तो राजा ने भी लेने से मना कर दिया। राजा को भी ये पता था कि हो सकता है जीवन में कहीं ना कहीं हमने भी तो कभी न कभार ऐसा मौका आया हो कि चोरी की होगी। राजा ने भी लगाया। आप देखते देखते सारी प्रजा वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने कहा साहब चोरी करी है तो लगा नहीं सकता, लगाए तो मतलब भी नहीं। इधर मंत्री परिषद भी गायब हो गया, बचा चोर और राजा। तो उस चोर ने राजा के चरणों में सिर झुकाकर कहा महाराज अब आप बताइए, आप निर्धारित करिए, जब सब चोर हैं तो सजा और फांसी मेरे को ही क्यों? चोरी तो सब ने की किसी न किसी रूप में, तो निर्दोष तो कोई भी नहीं, सभी दोषी। तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों? राजा बड़ा दयालु था, समझा और उस राजा ने उसको माफ़ कर दिया और एक नए जीवन की शुरुआत करने को उसको निर्देश दिया। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दोष है, कोई निर्दोष नहीं है, पर अपने आप को अच्छा बनाने का कोई ना कोई छोटा संकल्प तो जरूर ले सकते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं शुरुआत करें। यदि कोई कहे कि साहब मैं तो जीवन भर दोषी रहा, मैंने तो कई अन्याय किए, कई पाप किए हैं, लेकिन इसका मतलब सुधार करने का भी तो है। व्यक्ति अपने आप को जब बदलना चाहे तो बदल सकता है। इतिहास में कई उदाहरण है जिनने ज़िंदगी को बदला और वो इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गए। ऐसे जीवन को यदि मनुष्य भी बदलना चाहे, सुधार करना चाहे तो निश्चित ही बदल सकता। धरती पर सभी दोषी है, कोई भी निर्दोष नहीं। ओम शांति।